केंद्र आप देख रहे हैं खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे सर्वे की जो करप्शन के आंकड़े दुनिया में क्या चल रहे हैं वो तय करता है। हम बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे की, जिसमें मुल्क की बात करें तो भारत का स्तर सुधरा है, लेकिन अगर बात राज्य की जाए तो स्थिति खराब हुई है। क्या वजह है, हो सकती है, आंकड़ों पर कितना यकीन किया जाए, यह भी एक बड़ी बात है, क्योंकि सैंपल जो किया गया है 1,90,000 लोगों में से किया गया है। तो चलिए अपन चर्चा करेंगे इस पे और आपको मैं मजमून दिखाता हूं, फिर उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। भ्रष्टाचार के मामले में 180 देशों की सूची में भारत की रैंकिंग पिछले साल के मुकाबले 3 पायदान सुधरी है। यानी पिछले साल देश 81वें पायदान पर था तो इस साल 78वें पायदान पर है। लेकिन देश के सबसे भ्रष्ट राज्यों की सूची में अव्वल आकर राजस्थान ने सबको चौंका दिया है। जी हां, राजस्थान भ्रष्ट राज्यों की सूची में शिखर पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ताजा सर्वे के मुताबिक पिछले साल 56% नागरिकों ने कहा था कि उन्होंने रिश्वत दी है। वहीं इस साल ऐसे लोगों की संख्या 51% ही रही। पासपोर्ट और रेल टिकट जैसी सुविधाओं को केंद्रीकृत और कंप्यूटराइज्ड करने से भ्रष्टाचार में कमी आई है। हालांकि सरकारी दफ्तर रिश्वतखोरी का बड़ा अड्डा बने हुए हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी राज्य सरकार के ऑफिसों में होती है, जिनमें राजस्थान सबसे आगे है। इस सर्वे में 1.90 लाख लोगों को शामिल किया गया। इसमें 64% पुरुष और 36% महिलाएं शामिल हुई। सर्वे में 48% लोगों ने माना कि राज्य सरकार या स्थानीय स्तर पर सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। लोगों ने 2017 में हुई नोटबंदी की वजह से भी भ्रष्टाचार में गिरावट को बड़ी वजह माना। तब कुछ समय तक लोगों के पास देने के लिए नगद उपलब्ध नहीं था। सरकारी महकमों की बात करें तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और जमीन से जुड़े मामलों के साथ ही पुलिस विभाग में रिश्वत का सबसे ज्यादा बोलबाला रहा है। गौरतलब है कि राजस्थान में हर नई सरकार गठन के बाद भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा करती है, लेकिन हालात ढाक के 3 पात ही हैं। आइए राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस का इस पर क्या कहना है, जानते हैं। ये गई हुई सरकार के किए हुए कर्म हैं जो आज सामने आ रहे हैं। इस 1 साल के अंदर यदि आप एंटी करप्शन के एक्शंस आप पूरे राजस्थान में देखेंगे तो कभी मेरे को लगता है कि 10 साल में मिलाकर भी इतने एक्शंस नहीं होंगे। हर रोज आप अखबारों में पढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राज में करप्शन के लिए कोई जगह नहीं है और हम इसको सुधार कर राजस्थान को बिल्कुल करप्शन की लाइन में सबसे लास्ट लाकर और स्वच्छ प्रदेशों में 1 नंबर लाकर खड़ा करेंगे। विडंबना यह है कि ऐसे लोग जो ये जानते हैं कि सरकारी महकमों में रिश्वत के बिना काम नहीं हो सकता, उनकी संख्या पिछले साल के मुकाबले 36% से बढ़कर 38% हो गई। जो रिश्वत को महज एक सुविधा शुल्क समझते हैं, उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर बड़े बड़े दावों के बावजूद भ्रष्टाचार देश के लिए चुनौती बना हुआ है। सबसे ज्यादा चुनौती राजस्थान के लिए है। ऐसे में क्या राजस्थान सरकार इस पर विचार कर पाएगी कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए औपचारिक समीक्षा नहीं, योजनाबद्ध समाधान की जरूरत है। जन टीवी की खास रिपोर्ट। तो चलिए, आपने देखा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की यह रिपोर्ट और जो खुलासा कर रही है कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं देश के सामने। कई राज्य ऐसे हैं, बात केवल राजस्थान की नहीं है, हम राजस्थान के बासिंदे हैं, राजस्थान में बैठे हुए हैं, इस वजह से चर्चा करना लाजमी होगा। मैं उमेंद्र दादी साहब हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, इनसे जानना चाहूंगा। उमेंद्र जी, सबसे पहला तो मेरा सवाल यही है कि इस सर्वे पर यकीन कितना किया जाए। देखिए योगन जी, जो सर्वे आया हम इसको बिल्कुल ये तो नहीं कह सकते, झुठला तो नहीं सकते। हाँ। क्योंकि इस सर्वे में 1,90,000 लोगों से बात की गया। तो जो सर्वे है नहीं, हम कह सकते हैं कि चावल के कुछ दाने देखे गए हैं। तो ये नहीं कह सकते कि चावल की बोरी में माल अच्छा नहीं है। ये तो बिल्कुल ठीक है, भ्रष्टाचार की जो बात है इसको हम ये नकार नहीं सकते, लेकिन इसके लिए दोषी स्वयं हम भी हैं और हमारी जो व्यवस्था है वो भी दोषी है। पहले हम ये कहते थे कि राजनीति में ही भ्रष्टाचार होता है, जबकि मैं कहता हूं भ्रष्टाचार सब जगह हो गया। अब इसमें आपने देखा हो कि पिछले दिनों सीबीआई ने और एसीबी ने जो कार्रवाई की राजस्थान में और जिस प्रकार से लोग पकड़े गए, उससे भी लोगों के मन में लगा कि यार राजनीतिक लोग भी पकड़े गए, पार्षद भी पकड़े गए, आईएएस भी पकड़े गए। ये सब कहीं न कहीं ये दिखता है कि हम केवल सुविधा शुल्क के नाम पे, यदि मैं मानो भ्रष्टाचार, मैं यदि किसी को रिश्वत देता हूं तो मैं भी उतना ही दोषी हूं जितना कि लेने वाला व्यक्ति है। यह ठीक बात है कि पिछले दिनों हमने देखा कि बड़ी संख्या में अधिकारी, राजनेता, कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, ये सब रिश्वत की खोरी में चपेटे में आए।
लेकिन कहीं ये नहीं आया कि रिश्वत देने वाले व्यक्ति पे कार्रवाई की गई हो, क्योंकि रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही अपराध है। ये जो आंकड़े आए हैं, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो सर्वे आया है, 100 हिंदुस्तान का नंबर उसमें 78वें देश पे है, इसमें 180 देशों की बात की गई है। 180 देशों में 78वें पे आना, मैं ये कह सकता हूं कि यदि जनसंख्या की बात की जाए या क्षेत्र की बात की जाए तो हमारा देश बहुत बड़ा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं ये जो आंकड़ा है बिल्कुल चौंकाने वाला तो हो सकता है, लेकिन जिन राज्यों की बात की गई है कि यहाँ सबसे अधिक भ्रष्ट लोग हैं या भ्रष्टाचार का अधिक बढ़ावा है, उनका भी हम देखेंगे जनसंख्या के अनुपात में वो अन्य राज्यों की तुलना में काफी बड़े हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ये कह नहीं सकते कि कुएं में भांग घुटी हुई है, ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ भ्रष्टाचार है, इसको समाप्त होने की आवश्यकता है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। लेकिन मुख्य बात यहाँ पे ये भी आती है कि जो सर्वे की रिपोर्ट आई है उसमें चौंकाने वाली बात है, हम ये लंबे समय से देख रहे हैं कि जो जांच एजेंसियां ने कार्रवाई की उसमें भ्रष्टाचार के भी मायने कई बदल गए। कई दफा तो कैश देते हुए पकड़े गए, कई जगह हमने देखा असमत में रिश्वत में ली गई और अलग अलग हो गए। गिफ्ट भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ गया, यानी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुकूल भ्रष्टाचार को बढ़ाने लग गया। वो देखता है कि मुझे कहां किस प्रकार की सुविधाजनक रिश्वत ले सकता हूं मैं, वो है। यदि हम पिछले हमने देखा होगा, पिछली सरकार में एक दफा ये उदाहरण भी आया था कि बड़े बड़े राजनेताओं पे भी शक की उंगली उठी, और ये हम कह सकते हैं राजीव गांधी जी ने तो खुद ने भी कहा था कि मैं एक रुपया बेचता हूं 10 पैसे पहुंचते हैं उसमें से। यानी भ्रष्टाचार के लिए चिंता बहुत पहले से है। कांग्रेस के जो विधायक रहे, सांगोद से विधायक रहे और जो पिछली सरकार मंत्री रहे, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से चिंता जताई। यानी चिंता सब लोग जताते हैं, लेकिन उसके लिए निराकरण की व्यवस्था किसी ने नहीं की। ठीक है, राजस्थान में एसीबी बनी हुई है, लेकिन एसीबी को और अधिक पावरफुल बनाने की आवश्यकता है। यहां मतलब लोगों में जागरूकता जगाने की आवश्यकता है। यदि रिश्वत लेना अपराध है तो रिश्वत देना भी अपराध है। इस बात को ये एक्ट के अनुसार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले एंटी करप्शन डिपार्टमेंट था, फिर सीबीआई की तर्ज पे इसे ब्यूरो बना दिया गया, और राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए मैं ये कह सकता हूं कि काफी बड़ा और सराहनीय काम किए हैं एंटी करप्शन ब्यूरो ने। और जिस तरह की पिक्चरें सामने आती हैं, ट्रैप होना, अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत भी दिए कि अक्सर ये चर्चा होती है कि छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं, किसी बड़े मुर्गे को पकड़िए। तो ये फ्री हैंड है। कोई आपको लगे कि प्रदेश में इस तरह से भ्रष्टाचार फैला रहा है या कर रहा है तो उस पर भी आप हाथ डालिए, निश्चिंत होकर के और निष्फिक्र होकर के। और बड़ी मछली हो चाहे बड़ा मुर्गा हो, वो भी नहीं बचना चाहिए। भंवर सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। भंवर सिंह जी, करप्शन लोग ये कहते हैं कि तो सब पार्ट ऑफ सिस्टम है, लेकिन पार्ट ऑफ सिस्टम नहीं है। आप उस व्यक्ति का अंदाजा लगाइए कि जिसके पास में खाने के पैसे नहीं है, लेकिन अपने काम के लिए उसको भी पैसे देने पड़ते हैं। तो ये एक बात केवल राजस्थान की नहीं है, चुनौती पूरे देश के सामने है। और हम केवल बस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आंकड़े सामने आए इस वजह से चर्चा कर रहे हैं। हम प्रैक्टिकली देखते हैं, रोज देखते हैं कि बिजली का कनेक्शन कराना है, नल का कनेक्शन कराना है। लोग देखते हैं कि अगर आपके मीटर में कहीं पे कुछ है तो भी कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए लोगों को, मैं ये नहीं कहता हर व्यक्ति पैसा देता होगा, हर व्यक्ति लेता होगा, ये भी मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन जो चर्चा आती है लोगों की वो ये साफ दिखाई देती है। इसके लिए अधिकारियों से ज्यादा हमें लगता है कि पब्लिक भी दोषी है। हर व्यक्ति गली निकालना चाहता। आपका चालान कट गया, चालान 500 रुपए का, धीरे से 100 रुपए, क्या है ये सर रख लो, कोई बात नहीं, अब जाने दो। तो ये सब क्या हो रहा है? देखो, ये जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। आज हमारे देश में एक दिमाग जो है ना लग गई है और देश को खा भी रही है, आम आदमी को भी खा रही है। सबसे ज्यादा क्या होता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं पैसे वाले लोग, क्योंकि पैसे वाला व्यक्ति जो होता है, जो धनी लोग हैं, वो नहीं चाहते कि हमारा काम किसी भी हालत में रुके। वो एक सिस्टम में लोगों को करप्ट करते हैं अपने लिए, काम के लिए। वो उनको पैसा देना शुरू करते हैं, वो उनकी आवश्यकता है। क्योंकि देखो, भ्रष्टाचार दो तरह का, एक मेरी आवश्यकता है, मुझे ये काम कराना है। दूसरा होता है कि अधिकारी के पास में गलत काम को रोकने के बाद में फिर मेरी मजबूरी हो जाती है कि वो कहता है कि भैया पैसा देगा तो काम करूंगा। तो ये दो तीन तरह से भ्रष्टाचार को फैलने का काम होता है। एक मेरी खुद की आवश्यकता। आज आम आदमी ने क्या देख रखा है कि कई विभागों में जाना है, मैं आपको बताऊं कि रजिस्ट्री कराने जाओ मकान की, तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट, मैंने जयपुर देखा, मैंने बाहर का देखा, वो 1 से 2% लेंगे साहब। कौन लेगा? वो वकील लेगा। वो पहले ही कह देता है कि मैं ये पैसा लूंगा। कोई राज है, मैं खुद भी एक बार गया रजिस्ट्री कराने, तो मैंने जाके बोला, भाई साहब यार ये क्या तरीका, 1% आप ले रहे हो, ये लोगों से क्या है? अरे भाई साहब, बहुत काम करने पड़ते हैं। तहसीलदार के घर का काम कौन चलाएगा? उसके सब्जी कौन ले जाएगा? उसके और काम कौन करेगा? बोले ये इसी में से करने पड़ते हैं। सारे दिन पर चाय कौन पिलाए?
हमारी तनख्वाह में से थोड़ी पिला देंगे हम। तो ये जो एक सिस्टम उन्होंने डाल लिया है कि एक तो होता है अपने पावर के जरिए, जैसे आज आप चले जाइए पुलिस के अंदर एफआईआर दर्ज करनी है, तो मैं कहता हूं बहुत बार स्थितियां ये है कि बिना पैसे के सवाल ही नहीं है कोई कर लेगा। यहाँ पर आसानी, आज रोड पे ट्रक को पुलिस ने रोक लिया, वो बिना पैसे दिए नहीं जा सकता भाई साहब, किसी कीमत पे नहीं जा सकता। लोग अब जागरूक हो रहे हैं। ट्रक वाले भी, अभी मैं परसों भी एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर पुलिस वाले को पकड़ लिया, सारे ट्रकों ने पैसे मांग रहा था सबसे, भाग गया वो छुड़ा करके, उसका वीडियो भी बना लिया उन्होंने। तो लोग कुछ जागरूक हो रहे हैं, तो कुछ तो लोगों ने ही एक्सेप्ट कर रखा है, जैसा अभी आपने भी कहा, आपने भी, कि हम खुद ही चला के ऑफर करते हैं, भाई साहब चलो यार कोई बात नहीं, चाय पानी के पैसे शाम का जुगाड़ कर लेना, चलो मुर्गे दारू का शाम का जुगाड़ हो जाएगा आपका। तो एक तो सिस्टम में जो डाल रहे हैं लोग, वो भी दोषी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विरोध क्यों नहीं करते हम? उसका विरोध करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर लोग विरोध करते हैं तो वहां अधिकारी दबता भी है। मैंने बहुत बार किया विरोध, हमारे यहाँ भी कई डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट में भी ये बीमारियां फैलने लगी कि पैसे लेके काम करना, किसी का भी काम अटक रहा तो उसकी रिपोर्ट लिखाने के 500 रुपए दे दो साहब, पहले रिपोर्ट लिखानी है, पैसे दो। अरे भाई क्या बात के पैसे दो भाई, तुम्हारा सरकार का काम है। कई डिपार्टमेंट की, मैं आपको हालत ये बताऊंगा, पेपर नहीं है थाने में, आपको कार्बन पेपर और पेपर नहीं मिलेगा। कौन लाएगा? वो लाएगा जो रिपोर्ट देने जा रहा है। ये हालत है, मतलब तो बहुत आम बात है, आम बात है ये आपकी, आप जानते हैं इसको। अब वो गरीब आदमी जाएगा तो चार तो बोला तू 10 पे तो वो लिया खरीद करके कार्बन पेपर, और 4 पोथे लिया, वो एक की जरूरत है वो 4 पे मंगा से। तो ये एक सिस्टम में हमने ढाल दिया हमारी समाज में नीचे तक। इसमें राजनीति भी दोषी है, क्योंकि राजनेता क्या करते हैं, जब चुनाव लड़ते हैं तो उनको बहुत पैसा और शराब बांटनी पड़ रही है, वो लोगों को देते हैं, तो जब वापस रिटर्न इकट्ठा नहीं करेंगे तो कहां से देंगे? तो वो भी इसका पार्ट बन गया। तो ये ऊपर से लेके और नीचे तक जा रहा है ये सारा सिस्टम, और लोग इसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, सुविधा शुल्क जो आपने शब्द इस्तेमाल किया कि यार ये तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो अपना काम अटक जाएगा यार, फालतू भी परेशान होंगे, तो ये इसको अडॉप्ट कर रहे हैं लोग चला करके कि सुविधा शुल्क के नाम पे। और लगता है अब वक्त आ गया, इस पे लगाम लगना चाहिए। और सबसे बड़ी हमारी क्या है कि यहाँ जवाबदेही तय नहीं है सब। किसी भी डिपार्टमेंट में अगर किसी के पास फाइल गई तो कितने दिन रोक लेगा वो? कोई जवाबदेही तय नहीं है। वो 6 महीने भी फाइल को पटके रखेगा, कोई नहीं पूछने वाला तूने 6 महीने क्यों रोक ली भाई, इस फाइल में क्या है, इसमें किस वजह से करना तो क्यों नहीं करना? अभी अब अगर आप इसको, अभी मैंने हमारे लेबर कमिश्नर के लेवल पे मीटिंग हुई कि साहब इस तरह से होता है, ये सारा अड्डा बन गया है, तो उन्होंने कहा इसको ऑनलाइन डालो और अपने रिपोर्ट ले हर डिपार्टमेंट से। ठीक है, अभी संविदा पे लोग लगाए ना, वो भ्रष्टाचार के अड्डे में शामिल हो गए साहब, वो परमानेंट तो थे ही थे, अभी टेम्परेरी लोग लगा दिए, उनको लिया है ठेके पे, वो भी चालू हो गए कमीशन खाने के, लाओ हमें भी कमीशन दे दो। तो ये जो हालात बन रहे हैं ना, ये देश के लिए वास्तव में दीमक का काम कर रहे हैं, और देश इससे पीछे जाता है। और गरीब आदमी को तो देखो क्या है, बहुत परेशानी भी होती है। पैसे वाले लोग इसको बढ़ावा देते हैं, ये निश्चित रूप से। आज आप न्यायालय में देखो, आपके पास गरीब को न्याय नहीं मिलता, इसी वजह से। वापस आ रहा हूं। वीरेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, बड़ा चिंता का विषय है ये कि करप्शन की जो पोजीशन बनी हुई है, कौन सा राज्य किस पोजीशन में आया, क्यों आया, ये सब विषय एक अलग है। सबसे पहला पॉइंट है कि करप्शन को लेकर के एक बड़ी चुनौती भी है और लोगों की पीड़ा भी है। बहुत सारे लोग तो ये देते हैं कि चले खुशी खुशी दे रहा हूं, सब आप रख लीजिए। कुछ लोग होते हैं कि साहब मैं किस बात के पैसे दूं, और कई लोग कहते हैं इस बात को लेकर के कि साहब लोग जेल जाने को तैयार हैं, देने के पैसे नहीं है। जी देखिए, आपने सही कहा योगेंद्र जी, स्थिति बहुत ही खराब है अगर पूरे मायने में देखा जाए तो। जिस प्रकार से ओमेंद्र जी ने कहा कि सिस्टम है और आम जनता को जागरूक होने की जरूरत है, और भंवर सिंह जी ने भी एक तरीके से इस सर्वे पर भी मोहर लगाई है, जैसा उन्होंने कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का उनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की जो गतिविधियां देखने को मिल रही है कहीं न कहीं सिस्टम में व्याप्त है, जैसा कि इन्होंने कहा, वो वास्तविकता में है भी कि सिस्टम में व्याप्त है, और जरूरत है आमजन को भी समझने की, सिस्टम को भी समझने की, सरकारों को भी समझने की। और सबसे ज्यादा अंगुली अगर किसी पे उठती है तो वह होती है राजनेताओं। सभी को जरूरत है कि इसको समझे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ विषय ऐसे हैं जो हमें झकझोर करते हैं कि एक प्रदेश जो पहले काफी पीछे था वह आज सबसे आगे बढ़कर नंबर 1 पे पायदान पे कैसे आ गया, ये समझने की जरूरत है। और यहां तक कि आप देखिए कि ऐसे कई कारण हैं जो सामने आते हैं कि प्रदेश 1 नंबर पे क्यों आया, तो उन कारणों के पीछे जाते हैं। तो अभी विधानसभा में एक बहस थी, उसको मैं देख रहा था, तो वहां पे कांग्रेस के विधायक भरत सिंह जी ने बाकायदा नामजद अधिकारी का नामजद नाम लिया उन्होंने, और एक वहां पे आरोप भी लगाए उस अधिकारी के खिलाफ, और उसके बाद भी उस अधिकारी को सीएमओ में लगाया गया। तो इस प्रकार की जब कहीं न कहीं कार्रवाई होती है तो जनता में ये शंकाएं होती है कि एक भ्रष्ट अधिकारी अगर सीएमओ में कार्य कर रहा है तो यानी पूरा तंत्र ही भ्रष्ट है।
उसी प्रकार ठीक उन्होंने दूसरा आरोप भी लगाया कि वर्तमान खान मंत्री भ्रष्टाचार की गंगोत्री हैं। तो आप समझिए, एक गंगोत्री हमारे यहां पे वर्ड एक धार्मिक रूप से लिया गया कि वहां सब कुछ संभव है। तो अगर एक मंत्री के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है कि वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, तो पूरी सरकार के खिलाफ किस प्रकार के आरोप होंगे ये हम समझ सकते हैं। और ये कोई दूसरा नहीं लग रहा, आम जनता नहीं लगा रही है, कोई विपक्षी पार्टी नहीं लगा रही, उसी कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस के नेता ही लगा रहे हैं, वहीं के विधायक लगा रहे हैं। और मैं समझता हूं अगर विधानसभा में इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं, आप ये देखिए कि आरोप तो दूर की बात है, आप ये देखिए कि अभी जैसा उमेंद्र जी ने कहा कि एसीबी बहुत अच्छी कार्रवाई करे, मैं मानता हूं एसीबी के अधिकारी बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं और समय समय पर सरकारें भी ये मानती कि एसीबी अधिकारी बहुत कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो एसीबी ने कार्रवाई की है, उन कार्रवाई पे अभियोजन की स्वीकृति क्यों नहीं देती सरकार, सबसे बड़ा विषय है। चाहे कोई सी भी सरकार हो, अभियोजन की स्वीकृति उन्हें तत्काल मिलनी चाहिए। आप देखिए इसी वर्ष 250 मामले ऐसे लंबित हैं जिनके ऊपर अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिली, और यहां तक कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के स्वयं के विभागों में अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिली, उनकी संख्या ज्यादा है। इसके बाद में वर्तमान में घटना भी थोड़े दिन पहले हुई, जलदाय मंत्री जी हमारे हैं, उनके पास कांग्रेस के पदाधिकारी गए, उन्होंने भ्रष्टाचार की पोल खोली विभाग की, और उस पोल खोलने के बाद मंत्री जी ने उसे अस्वीकार कर दिया, तो वहीं पे उन मंत्री जी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हो गई। तो इस प्रकार के जब विषय होते हैं, जब आम आदमी, चाहे मैं मेरी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं मेरे मंत्री के पास जाता हूं, जब मेरे को मना कर दिया जाता है कि ऐसा नहीं है और वहां झड़प होती है, तो कहीं ना कहीं जो एक आम जनता के बीच जो भावनाएं होती है कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, वह भावनाएं खत्म हो जाती है। और फिर लोग भी ये सोचते हैं कि जब कि सरकार भी इसी में डूबी है, मंत्री भी इसी में डूबे हैं, पूरा तंत्र इसी में डूबा है, तो फिर हम कैसे दूर रहें। चलिए, मैं एक बात जानना चाहूंगा, ये उमेंद्र जी, अभी मैं मंत्री अशोक चांदना को सुन रहा था कि जो सर्वे है ये 2 साल पहले का है ये सर्वे, और नोटबंदी का भी उसमें जिक्र है, जब 16 में नोटबंदी हुई थी, तो उन्होंने उंगली उठाया कि हम सिस्टम को काफी दुरुस्त कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के वक्त जिस तरह का करप्शन था, वह करप्शन दिखाई दे रहा है ये सारा। योगेन जी, वो मंत्री हैं इसलिए उनकी हर बात राजनीतिक बात होगी, राजनीतिक बयान एक अलग चीज है, लेकिन हम यहाँ बातचीत करें पॉलिटिक्स से अलग हटके, क्योंकि ये चिंता सब लोगों की है, आम व्यक्ति की पीड़ा है। यदि हम इसमें राजनीति की बातें लाएंगे तो इसको हम कहीं ना कहीं गुमराह, इस विषय से गुमराह हो जाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, हर व्यक्ति ये कहता है कि ले दे के कैसे भी मेरा काम हो जाए। ये लोगों की मानसिकता है ना, ये बहुत खतरनाक मानसिकता हो गई कि मेरा काम जीवन में कैसे भी हो जाए। हम अस्पताल में जाते हैं, वहां हम अप्रोच करेंगे, यदि मैं अप्रोच कोई लगाता हूं वो भी एक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, वो भी एक रिश्वत की श्रेणी में आता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये दावे के साथ कह सके कि मैंने अपने जीवन में किसी को ऑबलाइज नहीं किया, मैंने अपने जीवन में किसी को एक पैसा नहीं दिया। कहीं न कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि आदमी को विवश होकर कि इनका भ्रष्टाचार का उसमें दामन में उसको फंसना पड़ता है। यहां मुख्य बात यह आती है कि अब वो चांदना जी ने उन्होंने कहा, और वो इस मामले को एक राजनीतिक मोड़ देना चाहे तो एक बात अलग है। मैं यहां ये बताऊंगा कि जितने स्कैम होते हैं, जितने बड़े घोटाले हुए हैं, या जो भी घटनाएं हुई है, वो कहीं न कहीं किसी, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, कोई ये नहीं कह सकता हमारे यहाँ राम राज्य रहा, हमारे समय में कुछ नहीं हुआ। राजनीति ये कोयले की ऐसी डिब्बी है जिसमें आप जाओगे दाग तो लगेगा ही लगेगा। कोयले की खान में जाओगे, कोई व्यक्ति सफेद कपड़े पहन के जाए और ये कहे कि अछूता निकला, ये संभव नहीं है। लेकिन यह राजनेताओं, सबसे मुख्य बात ये हम आरोप लगाते हैं राजनेताओं पे। आप देखिए, पहले माना जाता था कि शिक्षा विभाग को सबसे अच्छा विभाग माना जाता था। यह माना जाता है शिक्षा विभाग में जो व्यक्ति है वहां कोई भ्रष्टाचार का काम नहीं है। जिस प्रकार की जो अभी आंकड़े आए पिछले दिनों में, मैं पुलिस से और शिक्षा से ज्यादा जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो चिकित्सा में है, आंगनबाड़ी में है, अन्य ये खनिज विभाग में है, ऐसे ऐसे विभाग में है जिनकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। यानी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पुलिस, परिवहन, ये तो चलिए पहले से डिपार्टमेंट तो सबसे बड़ा इनके विषय में तो मानते थे क्या ठीक है। शिक्षा विभाग में यदि भ्रष्टाचार की बात आती है तो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। मैं कई ऐसे विभाग है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि यहां भी भ्रष्टाचार होगा क्या। जब से फील्ड पोस्टिंग की व्यवस्था हुई है कि आदमी ले दे के चाहता है कि मेरी फील्ड पोस्टिंग हो। फील्ड पोस्टिंग क्या है? भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बात है। यदि मानिए मैं राजकीय सेवा में हूं, मुझे काम करना है, मुझे तनख्वाह मिलती है, तो मैं क्यों सोचूंगा फील्ड पोस्टिंग में? फील्ड पोस्टिंग में मुझे कहीं कहीं लालच दिखता है, इसलिए मैं फील्ड पोस्टिंग की बात सोचता हूं। आदमी नौकरी करनी है, जहां मुझे लगा दोगे, जो आप मुझे काम दोगे, ठीक है उसमें, लेकिन फील्ड पोस्टिंग के माध्यम से भी भ्रष्टाचार हो रहा है। इस भ्रष्टाचार की कड़ी
आगे से आगे जुड़ी हुई है, हर व्यक्ति इसमें जुड़ा हुआ है। तो हम केवल ये राजनेताओं को इसमें कटघरे में लाके अपने कहते कि यार नेता भ्रष्ट है, ये उचित नहीं है। नेता ही नहीं, ये एक व्यवस्था बन गई, इस व्यवस्था को सुधारे जाने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति को हम दोषी नहीं मान सकते, या एक पार्टी को हम दोषी नहीं मान सकते, एक सरकार को हम दोषी नहीं मान सकते। व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। यानी कुल मिला के कुएं में ही भांग गुटी हुई है, इसको सही करने की आवश्यकता है। हम राजनीति से अलग हट के जब बातें सोचने लगेंगे ना, तो इस विषय पे चिंतन होगा। कई लोगों ने संगठन बना लिए एंटी करप्शन के नाम से, ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई संगठन बनाए, लेकिन वो संगठन। उमेंद्र जी, मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के उस सर्वे की जिसमें राज्यों के भ्रष्टाचार का एक कद तय किया गया है कि कहां कितना डूबा हुआ है। साथ ही देश की स्थिति सुधरी है उसका भी उल्लेख किया गया है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो कम भ्रष्ट हैं। खैर, हमारा मुद्दा यह है कि भ्रष्टाचार होना ही क्यों चाहिए। अभी हमारे साथ में उपेंद्र राजपुरोहित जी जुड़ गए हैं। उपेंद्र जी, बड़ा चिंता का विषय है। अभी जो सीरीज आई है सामने, उसमें राजस्थान टॉप में शुमार है और देश की रैंकिंग थोड़ी सुधरी है, 3 पायदान आगे बढ़े हैं हम लोग। लेकिन इसके बावजूद भी करप्शन एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कानून बने हुए हैं, डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ब्यूरो बने हुए हैं, उसके बावजूद भी कोई इसको सुविधा शुल्क के रूप में दे रहा है, कोई इसे कट सी मानता है, कोई क्या कह रहा है, कोई जबरन वसूला जा रहा है, कोई मजबूरी में दे रहा है। देखिए योगेंद्र जी, पहले तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अभी चंद रोज पहले तो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय हैं, इनको गुड गवर्नेंस के लिए भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार, केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री द्वारा गुड गवर्नेंस का अवार्ड दिया गया है दिल्ली के अंदर, एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम के अंदर। उसके 4 दिन बाद ये इस प्रकार की एक प्राइवेट संस्था द्वारा किया गया सर्वे आता है जिसमें राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर के राजस्थान को शायद फर्स्ट रैंक जो आप बता रहे हो, ये भी कह रहे 2 साल पुराना सर्वे है, बोला ये भी आ रही है इसमें चर्चा। कुछ पुराना भी कहा जा सकता है। अब मैं यही कह रहा था कि अभी सर्वे जो हुआ है वो एक दिन में हो नहीं पाया राजस्थान का सर्वे, या पूरे इंडिया का सर्वे एक दिन में या 2 महीने में या 4 महीने में संभव नहीं है। तो पहली बात तो मेरा क्वेश्चन मार्क ये है कि ये वर्तमान सरकार जो राज्य सरकार है उस पर ये सर्वे कितना सटीक बैठता है, ये इनके डेटा की डेट को देख करके तय किया जाएगा। राजस्थान का सर्वे लास्ट में किया गया है तो मानते हैं साहब लास्ट में राजस्थान का नंबर लगा, पिछले 1 साल के डेटा होंगे। और यदि शुरू में किया गया है तो ये हमारे बीजेपी के जो है यहाँ पे प्रतिनिधि ये बताएंगे उसके बारे में कि वो डेटा कितने सही है गलत है। दूसरी, चूंकि मैं बड़ा घुमक्कड़ हूँ, मतलब मुझे घुमक्कड़ जाति में शामिल किया जा सकता है, मैं खूब घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, करता हूँ। तो जहां तक मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहता है, देखिए भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर बनती है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर जिसका काम है वो भी 90 से, प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, शायद मेरी बात से पता नहीं कौन सहमत होंगे कौन नहीं होंगे, लेकिन यहाँ कहीं न कहीं हम खुद इस कार्यकलाप के अंदर प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व रहते हैं, अप्रत्यक्ष भी नहीं। हम ले दे के काम करने की जो हमारी प्रवृत्ति बनी है कि मानसिकता बन गई है, मैं रुपए देके अपना काम करवा दूं। तो कहीं न कहीं इसके अंदर आम लोगों की जिम्मेदारी है। इसके लिए चाहे सरकार कौन सी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है, मैं उसको दोष नहीं दूंगा। दोष तब है जब एक अधिकारी द्वारा बाध्य किया जाता है। इस प्रकार के जो भी केस हैं, चाहे वो किसी भी सरकार के समय हो रहे हैं, तो वहां जरूर सरकार की जिम्मेदारी बनती है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन वर्तमान में यदि हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो बड़ी बड़ी घटनाएं मुझे ध्यान में आ रही हैं, राजस्थान में एसओजी बहुत ही शानदार काम कर रही है, बड़े बड़े रैकेट्स पकड़े हैं। पिछली सरकार के टाइम पे भी पकड़े थे और अब तो उनके रैकेट्स को पकड़ने की बहुत बड़ी तादाद हुई है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको पकड़ा जा रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार का इसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रत्यक्ष रूप से रोल है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में। बड़े बड़े अधिकारी इसके शिकंजे में आए हैं, कर्मचारी इसके शिकंजे में आए हैं। और एसीबी तो राजस्थान के अंदर एवरेज देखें तो रोज के 2-3 केस एसीबी द्वारा पकड़े जा रहे हैं कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार का इसमें कोई रोल है। कुछ अधिकारी हैं, मैं उनकी संख्या राजस्थान में बोलूं या पूरे देश में बोलूं तो 2 से 4% की होगी। उन लोगों के कारण जो भी वर्तमान सरकार है उसको हम यदि टारगेट माने
तो ये ठीक नहीं है, सरकार की रैंक नहीं है, ये व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अंदर सरकार के कर्मचारी और आम जनता दोनों बराबर के भागीदार हैं। तो दूसरा ये जो सर्वे आना करना, ये डेट भी शायद उनको डिक्लेयर करनी चाहिए कि सर्वे कब से कब तक का है, जिससे ये तो उसने कहा है ना कि इसमें नोटबंदी से रिश्वत का रेशो कम हुआ है, लोगों के पास में नोटबंदी के बाद। हाँ, नोटबंदी से, नोटबंदी की वजह से रिश्वत, लोगों के पास पैसा नहीं था, इस वजह से अब कैश में नहीं, अब रिश्वत के रूप में लोग असमत दे रही है महिलाएं, ये केस भी बढ़ रहे हैं। अभी आप बहुत से स्टेट के अपने देखेंगे तो जमीन की रजिस्ट्री करवाई जा रही है, प्लॉट्स की रजिस्ट्री करवाई जा रही है। तो देखिए भ्रष्टाचार के तरीके बदल रहे हैं, उसके तरीके बदल गए उसके, है ना। और भी कई तरीके, जैसे अपने तो कब से नहीं थी, अपने को ध्यान में नहीं है, पता नहीं कई तरीके भी होंगे इनके भ्रष्टाचार को। सही कह रहे हो। मैं लौटूंगा आपके पास में, वीरेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, अशोक चांदना ने आरोप लगाया है कि ये सब जो कुछ है आ रहा है, ये पूर्ववर्ती सरकार के वक्त आ रहा है और हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उस कीचड़ को साफ किया जाए। जी देखिए, राजनीति प्रेरित वही बात आ गई जिस प्रकार से अभी उपेंद्र जी ने भी कहा। ये समय को लेकर अंगुली उठा रहे हैं, लेकिन समय को लेकर वहां यह भी दिया हुआ है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष, तो आप समझ लीजिए समय कौन सा इसी वर्ष का है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 3 पायदान का लाभ भारत को हुआ, यानी केंद्र की सरकार अच्छी कार्य कर रही है। और उसने उसमें यह भी दिया कि ऑनलाइन की वजह से फायदा हुआ, चाहे ऑनलाइन रेलवे में हो चाहे दूसरे डिपार्टमेंट्स में हो, और यहां तक कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बेनिफिट का भी बहुत फायदा हुआ। तो डिजिटल इंडिया का फायदा हुआ। रही बात स्टेट की, तो राजस्थान का नंबर जो आया, मैं मानता हूं इसी वर्ष का है, क्योंकि उन्होंने पिछले वर्ष का और इस वर्ष की भी तुलना की। पिछले वर्ष 56% लोग मानते थे कि रिश्वत के बिना काम नहीं होता, इस वर्ष से 51% लोग मान रहे हैं कि रिश्वत के बिना काम नहीं होता, यानी कहीं न कहीं लाभ हो रहा है। लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार से राजस्थान प्रथम पायदान पे आया है, वह निश्चित रूप से हमारे लिए शर्म की स्थिति है, और मैं मानता हूं इसी वर्ष का है। क्यों है, आप समझिए एक एक विषय को। इन्हीं के विधायक हैं, विधानसभा में आरोप लगा रहे हैं, और जिस व्यक्ति के, जिस अधिकारी के खिलाफ नामजद आरोप लगाया गया, उसी अधिकारी को सीएमओ में आपने ड्यूटी लगा दी। वो अधिकारी सीएमओ में कार्यरत है, नाम भी बताएंगे आपको। इसके बाद मैं बताता हूं, आप सुनिए ना, अरे आप सुनिए ना, आप सुनिए, उसके बाद बताइएगा सब कुछ। पार्टी की बात, मंत्री ने आरोप लगाया तो सुनना पड़ेगा। आपने भी तो पार्टी का नाम लिया। आप सुनिए उपेंद्र जी, गलत बात है। आप सुनिए, आप दोनों का तीनों बताइएगा, लेकिन सुनिए पहले। जब आपके ऊपर आरोप लगते हैं, गलत तो मैं सही आरोप लगा रहा हूँ, मैं नाम बताऊं आपका? नहीं, मैं गलत आरोप लगा रहा हूं। भरत सिंह जी ने भी गलत आरोप लगाया था विधानसभा में। विधानसभा में भरत सिंह जी ने गलत आरोप लगाया क्या? विधानसभा में भरत सिंह किसके विधायक है? भरत सिंह जी किसके विधायक? आप ये बताइए। अरे भरत सिंह जी किसके विधायक है? सुनिए वीरेंद्र जी, एक मिनट सुनिए, आप उनको बोलने दीजिए। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, अगर तो बात नहीं वो बता रहा हूँ ना, आप सुनिए तो सही, आप सुने तो सही। आप जैसे करप्शन से, आप करप्शन पे किसी की वकालत मत करिए। उपेंद्र जी, आप क्यों नहीं, उपेंद्र जी आप क्यों नहीं जानते? पॉलिटिक्स नहीं घुसेड़ेगा, अच्छा है, इसको पॉलिटिक्स में नहीं लेगा। पॉलिटिक्स में घुसेड़ेगा, सुनिए तो सही उनकी बात। आपके मंत्री, कोई मंत्री आरोप लगा रहा कि पिछली सरकार में, तो इस सरकार में आपके स्वयं के विधायक 3 डिपार्टमेंटों के ऊपर आरोप लगा चुके हैं। खान विभाग के ऊपर, आप सुनिए ना, आप पक्ष ले रहे थे नबी मंत्री जी का। आपके खान विभाग के ऊपर आरोप लगा चुके हैं, पंचायत राज विभाग के आरोप लगा चुके हैं। आप सुनिए, अरे आप सुनिए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने नाम लिया बाकायदा कि खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, खान मंत्री प्रमोद जैन भाया भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। विधायक भरत सिंह जी कांग्रेस के, उन्होंने ये शब्द लिए हैं यूज। और यहां तक कि दूसरी विषय सुनिए, उन्होंने कहा पंचायत राज विभाग प्रमाणित करना, सिंह भी तो बिल्कुल आरोप, इससे ज्यादा क्या आरोप चाहिए आपको? इसके बाद सुनिए आप मेरी बात। दूसरा विषय आप जो कह रहे थे अभी, एसीबी की बात, आप एसीबी की बात कर रहे थे। 250 से ज्यादा मामले लंबित हैं जिनको ऊपर अभियोजन स्वीकृति नहीं हुई। क्यों नहीं आपकी सरकार इनके ऊपर अभियोजन की स्वीकृति देती? नहीं, हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन आपकी सरकार क्यों नहीं करती? 1 साल में 250 मामले क्यों लंबित हो गए? और यहाँ तक कि सरकार ने क्या, आपके मुख्यमंत्री के विभाग, आपके उप मुख्यमंत्री के विभाग, और आप देखिए जलदाय मंत्री आपके 5 जुलाई 2019 को
कांग्रेस के पदाधिकारी उनके पास जाते हैं और अधिकारियों का ऊपर आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार की पोल खोलते हैं, और उसके बाद नहीं, उसके बाद सुनिए, आपके मंत्री समर्थक और कार्यकर्ताओं के अधिकारियों के बीच झड़प क्यों हुई? कारण बताइए ना, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे? मैंने बाकायदा डेट बताई है, 5 जुलाई 2019 को हुई है। आप किसी चीज को मानेंगे नहीं, आपके ऊपर चश्मा चढ़ा हुआ, ये चश्मा मत चढ़ाइए प्लीज, जो बात है उसे समझिए। और इसके बाद मैं बताता हूँ आपको, तो ये बताइए सर, नहीं आप ये जानिए, बताइए नहीं जानिए किस प्रकार कार्रवाई होती है। देखिए, केंद्र सरकार ने 5वीं लिस्ट कल ही निकाली है, जिसमें कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है। स्वागत करते हैं हम, उन्हें अनिवार्य, तो इस प्रकार का कार्य यहाँ क्यों नहीं हो रहा राजस्थान में? इस प्रकार का कार्य यहाँ कीजिए ना, आप तो सिर्फ इतना कर दीजिए कि हमें वो स्वीकृति दे दीजिए। अरे आप नहीं स्वीकारेंगे, आप नहीं स्वीकारेंगे। एक बात कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हो ये बात भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुलाबचंद कटारिया जी ने भी कहा था कि कमिश्नरेट में एक पुलिस के वो सर्वे सर्वाते गृह मंत्री, उन्होंने भी अपने समय कहा कि कमिश्नरेट में भू माफिया बैठते हैं। अपनी ही सरकार पे एक गृह मंत्री ने अंगली उठाई थी, आपको पता है राजकुमार रीणवा की भी हालत यही थी खान मंत्रालय में। अपन को डिस्कशन पॉलिटिक्स, बिल्कुल बाल सिंह जी, मैं मानता हूँ, आपने कहा, और मैं उन्हें मंत्री और उन विधायकों को शाबाशी देना चाहता हूँ। कोई सी भी सरकार में, कोई सी भी सरकार में मांग उठाई, राजनीतिकरण मत कीजिए, जिस प्रकार आपने राजनीतिकरण मत कीजिए, इन्होंने राजनीतिकरण की कोशिश की है, वो नहीं करे राजनीतिकरण मत कीजिए। एक दूसरे पे आरोप लगाने से करप्शन खत्म नहीं होगा। पब्लिक हमें देख रही है, पब्लिक हमें देख रही है। मंत्री जी ने कहा कि पहले हम पब्लिक हमें देख रही है, अगर वो ये नहीं जानना चाहिए तो सही एक बार, यदि हम इसमें राजनीतिक भाषा बोले, एक बार वीरेंद्र जी, मैं एक बात सुनिए आप, पब्लिक हमें देख रही है, भ्रष्टाचार पे आरोप प्रत्यारोप उनके लिए रोज की बातें सुनना ही है। वो ये भी जानना चाहती है कि चलिए आप बता दीजिए हमें करें क्या। तो अगर ऐसा कोई सुझाव तो बताइए कि वास्तव में से रोका कैसे जाना चाहिए। यदि हम इसे पॉलिटिक्स से घुसेंगे तो इसका कोई समाधान नहीं होगा। देखो गंभीर बात बता रहा हूं, सारे सब समझदार साथी बैठे। देखो क्या हो रहा है कि सरकार के पास में भी जो आईएएस और आईपीएस है ना, इन दोनों को बर्खास्त करने का पावर नहीं है। एक अम्ब्रेला सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके ऊपर बना रखा है कि भारत सरकार से जब तक अनुमति नहीं मिलेगी आप किसी भी आईएएस और आईपीएस को हटा ही नहीं सकते। इसका बहुत बड़ा फायदा ये लोग उठाते हैं और ये भ्रष्टाचार में रहते हुए भी अपनी लाइसेंसिंग के जरिए बचते हैं। चाहे कोई शासन हो, मैं आपको कहता हूं, मैं बीजेपी नहीं कह रहा, मैं जेल जाने के बाद बाहर हो जाते हैं। ये जेल जाने के बाद कारण जो आप उठा रहे हैं ना, वो सही सवाल है। परमिशन नहीं दी जाती इनको कार्रवाई। आज आपने देखा अशोक सिंह भी को पकड़ा गया, वो आए, उनको ट्रैप किया गया, बिल्कुल सब कुछ हुआ, लेकिन आप देखो उनकी नौकरी से निकालने की राज्य सरकार के पास पावर ही नहीं है। सर अशोक सुनो तो सही नहीं, अरे सुनो यार, किसके मामले में एक व्यक्ति के उदाहरण में, चलो कोई बात, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये कारण क्या है कि भारत सरकार को इसमें बदलाव करना चाहिए। जो इनके ऊपर अम्ब्रेला बना हुआ है, मोदी जी को भी आपको रिकमेंड करना चाहिए कि जो आईएएस और आईपीएस पे एक अम्ब्रेला है, बिल्कुल सही बात, इसको हटाना चाहिए, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी 100%। भारत सरकार ये पावर कर देवे कि अगर आईपीएस और आईएएस भी अगर पकड़े जाते हैं तो राज्य सरकार को उनको हटाने का अधिकार होगा, टर्मिनेट करने का अधिकार होगा। मैं कहता हूं बहुत कुछ बदल जाएगा देश में और इससे बहुत ज्यादा फायदा देश में होगा और ये वहीं से चलता है। कारण है इसका भी मैं आपको बताना चाहूंगा, भ्रष्टाचार ये लोगों का भी है। आपने देखा कई आईएएस लॉबी ने फिर दबाव बनाया, नहीं सस्पेंड तो कर सकते हैं, सस्पेंड कर, टर्मिनेट नहीं कर सकते, निलंबित हो सकता, बस वो सस्पेंड तक रखते हैं, वो बर्खास्त नहीं कर सकते, सेवाएं समाप्त नहीं कर सकते और उसके खिलाफ परमिशन नहीं मिलेगी तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको रिज्वाइन कराना पड़ता है इनको। ये भी एक समस्या है ना, भारतीय सेवा 6 महीने हो गए तो वो 6 महीने के अंदर अंदर रिज्वाइन कराना पड़ेगा। तो ये जो प्रोटेक्शन का अम्ब्रेला दिया हुआ है ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, इसको खत्म करना चाहिए। विदेशों में आप देखते हो प्रधानमंत्री पकड़ा जाता है मान लो, या किसी और पे आरोप लग जाते हैं, जाना पड़ता है, छोड़ता नहीं है कोई भी वहां पे। आज वहां पर इस चीज की छूट नहीं है, कितना भी बड़ा व्यक्ति, क्योंकि देखो आप देश के सेवक हो, देश के लिए काम कर रहे हो, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, मंत्री हो, अगर ऐसा होता है तो मंत्री भी बर्खास्त होना चाहिए, किसी का भी हो, उसको वो छूट होनी नहीं चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं शिक्षा में, जैसा आपने उठाया, शिक्षा में एक ऐसा धंधा बन गया, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की, मैं दोनों की बता दूंगा। मुझे पता है 50,000 रुपए मास्टर के, हेड मास्टर के 1 लाख रुपया, उससे ऊपर वाले के साथ 5-5 लाख रुपए तक रिश्वत की रेट फिक्स है, रिश्वत की रेट फिक्स है। माइनिंग में परसेंटेज है, बड़े बड़े जो इनका चीफ इंजीनियर है उनका माइनिंग में परसेंटेज लगा हुआ है,
उनके एक नहीं 100 माइनिंग में उनका 10% हिस्सा 20% इसके पार्टनर है, वो माइनिंग इंजीनियर, तो वो 2 नंबर में काम हो रहे। जब तक ट्रांसपेरेंसी इनमें नहीं आएगी, ये भ्रष्टाचार जैसे है, एक आम आदमी ने स्वीकार कर लिया। कौन से केस एसीबी पकड़ती है आपको पता है? वो केस एसीबी पकड़ती है जहां लिमिट से ज्यादा पैसा मांग लेते हैं, रिश्वत की रेट ज्यादा हो जाती है। एक सीमा तक तो अगर आपने मांगा ना, वो देने को तैयार है आदमी सामने वाला है, वो देख रहा है मुझे 10 लाख का फायदा, 1 लाख मांग रहा, दे दो यार 1 लाख, 9 लाख मुझे फायदा है। अगर आपने 10 लाख में से 5 लाख मांगे तो उसको तकलीफ होती है कि 5 लाख भाई ज्यादा है, ये तो तरीका नहीं है यार, 10 पैसे तू ले सकता है 1 रुपए के, वो देने को तैयार है। तो ये जो तरीके हैं, इनको जब तक नहीं रोक पाएंगे तब तक ये गवर्नमेंट इसमें कुछ करेगी नहीं बदलाव। ये कानून के कुछ बदलाव भी इसमें बहुत जरूरी है। और मैं ये कहता हूं जो आदमी रंगे हाथ पकड़ा जाए उसका कुछ नहीं होना चाहिए, तुरंत टर्मिनेट होना चाहिए। जिसके पास में पैसे मिल रहे हैं, जिसके पास पैसा मिल रही है, कैश लेने में पकड़े जा रहे हैं। मिला के योगेंद्र जी व्यवस्था ऐसी हो गई, आप रिश्वत में लेते हुए पकड़े गए, रिश्वत देके आप छूट जाइए। और ये जो व्यवस्था है, यदि हम राजनीतिज्ञों की बात करते हैं तो अच्छे कई राजनीतिक ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे उदाहरण पेश किए। हवाला कांड की बात की जाए तो जब मोदी जी का डायरी में नाम आ गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राजनेताओं को यदि हम दोषी मानते हैं, यदि उन्हीं पे हम कह जाए कि वो बेकार है, चाहे हम ये किसी पार्टी की बात नहीं करना चाहता, जो आंकड़ा है हवाला नहीं इस्तीफा नहीं दिया, हर्षद मेहता डायरी में जो नाम आएगा इस्तीफा नहीं दिया, अब ये अडवाणी जी की बात कर रहा हूं मैं, लाल कृष्ण अडवाणी जी की बात की, मोदी जी ने अडवाणी जी की बात की है, मैंने मोदी जी की बात नहीं की, अडवाणी जी की बात की है। तो ऐसे उदाहरण भी हमारे सामने, हम राजनेताओं को ही दोषी नहीं मान सकते कि इनकी वजह से सब व्यवस्था सबसे। देखिए गांव में सबसे पहले भ्रष्टाचार का अड्डा पटवारी को माना जाता था। यानी जो व्यक्ति पटवारी बन गया उसकी 7 पीढ़ियां बड़ी खुश होती थी, पटवारी बन गया छोरा, ये हो गया। अब यदि हम ये आंकड़ों की बात देखें तो देखिए यहाँ राजस्थान के अलावा जो सबसे भ्रष्ट राज्य है उनमें बिहार, यूपी, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, झारखंड को लिया गया है, और पंजाब भी है। इसके अलावा अच्छे जिनको कहा है जहां कम भ्रष्टाचार है या ठीक है, उनमें दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, इनको माना गया। तो हम ये कह सकते हैं ये जो शैक्षणिक योग्यता का आधार या लोगों की जागृति को एक हम आधार मान सकते हैं। क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार यानी व्यक्ति पैसा लेने वाला ही दोषी नहीं है, देने वाला भी दोषी है। यानी जब मुझे ये मालूम चल जाएगा कि मैं अपना काम ठीक आज नहीं होगा, 2 दिन बाद हो जाएगा, 3 दिन बाद हो जाएगा, जब मैं संयम रखने लगूंगा तो मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार पे कहीं कहीं लगाम लगाया जा सकता है। सभी दलों को मिलकर चिंता करनी चाहिए कि हम एक दूसरे आरोप नहीं लगाएं। केवल कीचड़ उछालना ही कोई समस्या का समाधान नहीं है। मुख्य बात यह है कि इस पे लगाम कैसे लगाई जाए। मैं नहीं कह सकता कि सब कांग्रेस के समय में ज्यादा हुआ है या भाजपा के समय में कम हुआ है या नहीं हुआ। भ्रष्टाचार तो हमेशा से चलता आया, इस पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। योगेंद्र जी, इसमें एक विषय और मैं जोड़ना चाहूंगा कि जिस प्रकार हमारे पूर्व न्यायाधीश गोगोई साहब ने अपने कार्यालय को आरटीआई के तहत लेके आए, इसी प्रकार सभी को आगे आना चाहिए कि वो अपने कार्यालय में कुछ ऐसा इनोवेशन करे जिससे भ्रष्टाचार कम हो। तो कहीं कहीं से इस प्रकार के उदाहरण हमारे सामने पेश होना चाहिए। और एक क्या टाइम लिमिट होनी चाहिए, कहीं भी डिपार्टमेंट में ये एप्लीकेशन कोई ने दी, आपको 10 दिन में इसका निस्तारण करना ही करना है, या तो आपको बताना होगा कि क्या कमी है। जवाबदेही कानून पे चलो, वो जवाबदेही अगर तय हो जाए ना, कानून सूचना के अधिकार से कुछ अंकुश लगा, जवाबदेही सूचना के अधिकार से बहुत सी जवाबदेही सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार से एकल खिड़की योजना आप कलेक्ट्री नहीं, आज देश में बहुत बड़े बड़े घोटाले आरटीआई से खुले हैं आपको। इसलिए हमें अपनी व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। ये नहीं कि केवल एसीबी से या सीबीआई से एसीबी अपने आप कुछ कर नहीं रही है, उसको रिपोर्ट कर देता कुछ करती है, पटवारी तो आपकी सीमा से यदि हम कहने की सब जिम्मा एसीबी का है, सीबीआई का, उससे काम नहीं चलेगा। पटवारी और तहसील की भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आम जनता को पता नहीं है। मैं आपको बता दूं, कभी वाकई हुआ तब मुझे पता चला कि ऐसी व्यवस्था भी है, सरकार द्वारा की गई है। वो पिछली गवर्नमेंट जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस वक्त अशोक गहलोत ने यह व्यवस्था लागू की थी कि यदि कोई पटवारी के पास आप इंतकाल के लिए आवेदन करते हो और वो नहीं करता है और उसकी कॉपी आपने कलेक्ट्री में भी दे रखी है, वहां से भी एप्लीकेशन लगा रखी है, तो 30 दिन बाद पर डे की 500 रुपए की पेनल्टी है उसकी। और फिर उसके 7 दिन बाद तहसीलदार जिम्मेवार होता है, तहसीलदार पर शायद 1000 रुपए की पर डे की पेनल्टी है। और एसडीएम को इसका क्या पब्लिकेशन करना चाहिए, क्या जनता को पता नहीं चलता, वो अवेयरनेस भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण अवेयरनेस की भी समस्या। एक बात जानता हूँ, देखिए सबसे अब ये बताइए, रियल एस्टेट में नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं होता। पृथ्वीराज नगर कैसे बस गया? बिल्कुल, पृथ्वीराज नगर कैसे बस गया? एक बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बन गई,
चलिए अगर उसको रोका जाना टाइम पे, वो भी किसी का पैसा लग रहा है, अगर आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो उसका नुकसान नहीं है, वो हमारे बड़ा एक पैसे का भी दुरुपयोग हुआ उसके अंदर, तो उसको वही मौके पे रोके या तो पहले ही, बनने के बाद में आप उसको गिराने के लिए जा रहे हैं, किसी प्रेशर में जा रहे हैं, क्या भी जो भी वजह। कायदा यह है कि जो मोटी पगार लेकर के बैठते हैं अधिकारी, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपके एरिया में बिल्डिंग बन कैसे गई, उनकी तनख्वाह से पैसा काटा जाना चाहिए। संसाधनों का नुकसान है, कई बार ये कहा जाता है, लेकिन एक लॉबी ऐसी बन चुकी है हमारे यहाँ, एक लॉबी, एक कॉकस ऐसा बन चुका है जिसको तोड़ना मुझे लगता है कि करप्शन को रोकने से बड़ी जरूरत वही है। कहा जाता ना कि चोर को क्या, चोर की मां को मारना चाहिए। तो ये कॉकस जब तक नहीं टूटेगा, क्यों हो रहा है कि निगम कहीं पे भी आप देख लीजिए इलीगल काम हो रहे हैं, पैसे दीजिए। अब मैं तो अभी मैं कोटा के जो आप कहीं पे भी देखिए, रहा था, खुद ने माना उन्होंने कि अधिकारी काम ही नहीं कर रहा, 2 महीने फाइल लेकर फाइल पढ़ता ही नहीं, बोला इसलिए रोक रख के रखना फाइल को कि पैसा देंगे तो निकाल दूंगा। उन्होंने खुद ने कहा, महापौर ने भी लास्ट डे वर्किंग था उनका, तो टीवी पे डिबेट में बोल रहे थे खुद ही कि मैं सबसे ज्यादा दुखी रहा मेरे अधिकारियों भ्रष्टाचार की वजह से, खुद ने माना है। तो ये बोला मेरे यहाँ, वो जोधपुर वालों ने माना बिना पैसे दिए, बोला मेरे निगम में काम ही नहीं होता था, खुद बोल रहे हैं वो, बोला लोग कहते हैं मुझे। तो ये बहुत बड़ी विफलता भी है कि एक व्यक्ति कोई काम भी करना चाहता है तो सिस्टम जो है वो इस तरह का बन गया है कि जिसकी हद ही नहीं है, हर चीज में पैसा दो, जन्म प्रमाण पत्र बना लाओ पैसे, आपको खाद्य सुरक्षा से अपना जुड़वाना है तो लाओ पैसे लाओ, मृत पशु को उठाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं भ्रष्टाचार के। तो ये स्थिति है, ये जो ठीक नहीं है। देखिए इसमें बहुत बड़ी जागृति की तो बहुत जरूरत है, इसमें अवेयरनेस की। अवेयरनेस के साथ साथ एक विषय और मैं जोड़ना चाहूंगा। मार्च 2015 में हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर प्रारंभ किया गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और उसके साथ साथ संपर्क पोर्टल में भी ये सुविधा थी कि आप भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन संपर्क पोर्टल पे ये सुविधा शिकायतें लेना बंद कर दिया गया। तो इस प्रकार की जो कार्रवाई होती है, कहीं न कहीं पब्लिक को यह करती है कि भ्रष्टाचार पे कार्रवाई नहीं हो रही। तो इस प्रकार की जो इनोवेशन किए जाते हैं उन्हें बढ़ावा देने की जरूरत है। और जैसा भंवर सिंह जी ने कहा कि अवेयरनेस, मैं समझता हूं अगर भ्रष्टाचार को रोकना तो उसका सबसे बड़ा हथियार अवेयरनेस है। किस प्रकार आज पंचायत, ग्राम पंचायतों के कार्यालय पे हम जाते हैं तो वहां पे बोर्ड पे लिख दिया जाता है कि इस योजना से इस व्यक्ति को लाभ मिला है। तो इस प्रकार की अवेयरनेस अगर सभी विभागों में होगी और कितना लाभ मिला, किसको मिला, ये सब जगह अगर अवेलेबल होगा तो मैं समझता हूं भ्रष्टाचार पे काफी कुछ रोक कम आएगी उसमें। सही बात जी। उमेंद्र जी कुछ कह रहे हैं यहाँ। कुछ विभागों ने इसमें इस व्यवस्था में सुधार की व्यवस्था की है, जैसे पीडब्ल्यूडी है, वो ये बताएगा कि इसमें इतना बजट सैंक्शन हुआ, इतना लगा, ये हुआ। लेकिन मुख्य बात यह आएगी कि जब तक आम जनता में अवेयरनेस नहीं आएगी, हम कितने भी कानून बना लें, जनता को सोचना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे काम आसानी से करवा सकते हैं। केवल यदि मैं सोचूं मुझे लाइन में नहीं लगना या मुझे धक्के नहीं खाना, मैं सुविधा शुल्क वाला जो शब्द है इसको हमें हटाना पड़ेगा। ये सुविधा शुल्क की जो मानसिकता जब तक हमारी समाप्त नहीं होगी, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। हालांकि भ्रष्टाचार में मैं कह सकता हूं कि पिछले वर्षों की तुलना में बहुत कुछ लोगों में अवेयरनेस आने की वजह से अंकुश लगा है, जो कि एक लोगों में भय भी है, अमुक अधिकारी पकड़ा गया। उसका एक बड़ा कारण सोशल मीडिया भी बना है, लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, लोग अब सावधानी रखते हैं कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे। यदि यहां थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि हमें हर व्यक्ति को हम शक की दृष्टि से देखते हैं। जिस प्रकार से निगम के चुनाव हुए, लोगों को पेन दिए गए, पेन के माध्यम से देखा गया कि यह कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, यानी आप वोट डालने जाओगे उसमें पेन लेके जाओगे साथ में, वो सब भ्रष्टाचार, ये सब चीजें भ्रष्टाचार का प्रमाण पैसे देके आया हूँ, मैंने पैसे लिए, वोट किसको लेके आता हूँ, ये सब चीजें है, पैसे लेके पहुंच रहे हैं कुल। हाँ, मैं योगेंद्र जी कहना चाहूंगा भ्रष्टाचार, सवाल उठाने के नाम पे हम पैसे लेते हैं, संसद में प्रश्न लगाने के हम पैसे लेते हैं, ये सब चीजें ना, ये सब चीजें क्या है कि नीचे से लेकर सामाजिक पतन भी बहुत ज्यादा सुधारने की आवश्यकता है। हर आदमी मैं ये नहीं कह सकता कि अमुक विभाग है या कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। भ्रष्टाचार में नहीं, जहाँ अच्छा काम हो वहाँ नहीं ले जाऊंगा, मैं अपने बच्चे की नौकरी दिलवाना चाहता हूँ। इस समय तो ये स्थिति, आज स्थिति है, अगर पुलिस में लगे तो थाना अच्छा होना चाहिए। जो रिश्वत देते या लेते पकड़ा गया वो भ्रष्ट है, जो नहीं पकड़ा गया ठीक गंगा में नहाया हुआ व्यक्ति है। अब कुल मिला की स्थिति है, एसीबी के सामने मैंने कई एसीबी के अधिकारियों से बात की, उन्होंने बताया कि आए दिन उनके पास शिकायतें आती है, हर बात बोलेगी। लोगों ने बता दो एसीबी भी बंदी ले लेती है, हम लोग बांध लेते हैं। आपको एक चीज बता दूं, मैं भंवर सिंह जी की बात से 100% सहमत हूँ। आपको मैं देखिए, मैं प्रमाण नहीं दे सकता किसी कारण से, एसीबी में हर डिपार्टमेंट का पैसा फिक्स है मंथली।
कैसे कह सकते हैं आप ये बात? अब ये सबूत अब योगेंद्र जी, बात सबूत की नहीं है योगेंद्र जी। हाँ, बस मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ, लेकिन इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि एसीबी के अंदर हर डिपार्टमेंट से पैसा बंधा हुआ है। फिर बांधने वाले क्यों दे रहे हैं? सीबीआई बैठी है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, विजिलेंस बैठी है, इसलिए मैं इसका बता रहा हूं। अगला मेरी बात पूरी होने दीजिए। इसलिए एसीबी के जो टॉप के अधिकारी है वो आम जनता को ये कहते हैं कि आप अपने क्षेत्रीय कार्यालय में शिकायत ना करके किसी दूसरे जिले में शिकायत कीजिए। इसलिए एसीबी के अंदर परिवादी अमूमन शिकायत करता है, जयपुर वाला शिकायत करता है, बीकानेर, अजमेर, दूसरे नहीं, मैं ये बात नहीं मानता। अधिकारी इसमें नाम किसी का एसीबी में जब शिकायत की जाती है तो नाम नहीं, वो बोलते हैं आप नाम मत बताइए, उसके लिए बाकायदा सिस्टम है। ठीक है, ठीक है, बात नहीं। मैं एसीबी और सीबीआई के मामले में मानता हूं कि इन्होंने जो मामले उजागर किए हैं काबिल तारीफ है। पूरे तंत्र के ऊपर अंगुली उठाना सही सारे लोग नहीं कहे। मैं अब आज की बात बताऊं। आज मैं कार्यक्रम में था, सीएम साहब ने बहुत ही बड़ी सुंदर बात वहां बोली और कम से कम 1500 के लगभग वहां पर यूथ और सारे अच्छे लोग थे जो ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए थे। वहां सीएम साहब ने दो बातें बोली कि एक तो हमें शिक्षा पर जोर देना चाहिए और उसमें हमारे से ज्यादा भागीदारी आपकी है। दूसरा, अवेयरनेस को लेकर के उन्होंने बहुत शानदार करीबन 5 से 7 मिनट उसी बात पर उनका फोकस रहा कि हमें कानून की जानकारी के प्रति अवेयर होना पड़ेगा। हमारे जो काम होते हैं उनका तरीका क्या है उस पर आप अवेयर होइए और लोगों को भी जागरूक कीजिए, जिससे भ्रष्टाचार पे था उनका कुछ तभी आपको कहां ठगा जा रहा है आप उसके बारे में जानकारी लीजिए, फिर उस काम को स्टार्ट कीजिए, तो आपके साथ बिल्कुल धोखा नहीं होगा, आपको ठगा नहीं जाएगा। ये उन्होंने बात बहुत जोर दे करके बार बार रिपीट किया। देखिए, तो आवश्यकता है आज भी योगेंद्र जी इसमें एक विषय और जोड़ना चाहूंगा। मेरी बात पूरी, आज भी हम पढ़ लिख लिए, हम ग्रेजुएट हो गए, हमने पीजी कर लिया, हमने डॉक्टरेट कर लिया, लेकिन हम आपको बता दो, हम 5 लोग यहाँ बैठे हैं, 5 में से शायद एक आदमी भी ऐसा परफेक्ट नहीं होगा, शायद मीडिया से है योगेंद्र जी, तो आपको जरूर नॉलेज होगा, बाकी आम लोगों को पता नहीं है, पढ़े लिखे जो है उनको भी कि काम का सही प्रोसेस क्या है बिना भ्रष्टाचार किए, नॉलेज नहीं होता, उसको तरीका ही नहीं पता। वो फिर वो काम मतलब गंवार की तरह उस काम का प्रोसेस शुरू करता है। यदि सिस्टम से काम शुरू करें तो आपको भ्रष्टाचार का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल वीरेंद्र जी, समय कम है, कहीं न कहीं इसमें डिजिटल रिसोर्स के भी माध्यम बनाना चाहिए आम जन को, सोशल मीडिया का प्रयोग करें। यहाँ तक कि आप देखिए पीएमओ को आप डायरेक्ट टैग कर सकते हैं, पीएमओ में भी अपनी शिकायतें दे सकते हैं, ट्वीट के माध्यम से दे सकते हैं, व्हाट्सएप अगर कई डिपार्टमेंट में तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी शिकायतें ले रहे हैं। तो चले हैशटैग करप्शन, मुझे लग रहा है कोई मुहिम चलानी चाहिए, जैसे हैशटैग मीटू चला था उसी तरह से, इसकी तरह से। लेकिन ये बात कहना कि मुझे जो लगता है कि अभी भी ऐसा नहीं है कि लोग अच्छे अधिकारी नहीं बैठे, एंटी करप्शन ब्यूरो तो इस वक्त जो कहा जा सकता है कि बड़ा ही एक टॉप इस वक्त कहा जा सकता है। और देखिए, करप्शन अगर कहीं है तो मुझे लगता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है, जो देने वाला है उसकी भी जिम्मेदारी है। आप अगर एंटी करप्शन ब्यूरो में जैसे अभी कह रहे हैं कि कोई है तो आप सीबीआई को बताइए, सीबीआई में कोई तो एंटी करप्शन ब्यूरो को बता दीजिए। पकड़े गए, एंटी करप्शन ब्यूरो ने सीबीआई के एक ऑफिसर को पकड़ा, 1.5 करोड़ रुपए जो डिमांड कर रहे थे उनको। तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आपको थोड़ा मजबूत होना होगा, आपकी इच्छा शक्ति और नियत उसको मजबूत बनानी होगी कि मुझे पैसे नहीं देने, जब मेरा काम सही है तो मुझे पैसे नहीं देने। गलत काम ना कराने की आप आदत डालिए, गलत काम कराएंगे तो मुझे लगता है ये नासूर खत्म नहीं होगा। आपका सही काम होना चाहिए, सही काम के लिए सही तरीके से आप काम करिए, तो इसमें कोई रिश्वत की आवश्यकता नहीं होगी। आपका राइट है काम करवाने का, सामने वाले की ड्यूटी है काम करने की, तो बिल्कुल आप अगर अवेयर रहेंगे तो मुझे लगता है इस पर लगाम लग सकती है। आंकड़े ऐसे ही आते रहेंगे, हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन कोई भी जो सुन रहा हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे पैनलिस्ट हों या आप जो सुन रहे हैं, वो कोई भी व्यक्ति कदम उठाएगा तो मुझे लगता है कि कोई बड़ा काम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।